दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री सुनते ही बस एक बात याद रख लीजिएगा, इतिहास। इतिहास में हमको कभी हमारे गुरु ने सिखाया था कि इतिहास बनाना है तो इतिहास पढ़ना है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब भाई कि आप लोग पूरा इतिहास जानिए, समझिए, पढ़िए। और जीएस में जो 5 विषय हैं उनमें हिस्ट्री मेरी नज़र में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसका वेटेज, इसका वजन ज़्यादा है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब हिस्ट्री जब हम लोग बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा कि हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो हिस्ट्री 3 हिस्सों में बटी है। कौन सी 3? आप सब बेहतर जानते हैं। पहली एंशिएंट, दूसरे नंबर पे मेडिवियल और तीसरे नंबर पे मॉडर्न। अब देखिए, शुरुआत की अगर बात किया जाए तो हम लोगों को शुरुआत तो यहाँ से करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। पर चूंकि हम लोग का थोड़ा सा वेटेज एशियन में थोड़ा सा कम है। अगर 100 नंबर की बात करें, परसेंट में बात करें, तो किसी भी एग्जाम में, चाहे सीजीएल हो, चाहे आप बात करते हैं पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, आपका मॉडर्न का वेटेज 60% रहता है। आपका मेडिवियल का वेटेज 25% रहता है, इसका वेटेज 15% रहता है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे मेडिवियल से। एंशिएंट छोड़ेंगे नहीं, एंशिएंट की मोटी मोटी रूपरेखा आपको बता देंगे, हम इस पे बाद में जाएंगे, पहले मेडिवियल पे जाएंगे क्योंकि हमने अपने कुछ क्लासेस में भी, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, वहाँ एंशिएंट लगभग पढ़ा दिया, इसलिए हम लोग पहले मेडिवियल पे जाते हैं। अब एंशिएंट है क्या? देखो, बस इतना समझ लो, आपको बेसिक बता दें ताकि आप अनजान न रहें। एंशिएंट का मतलब पहली बार जब धरती पे इंसान आया, स्टोन एज, पहली बार लोग सभ्यता की तरफ बढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहली बार लोगों ने वेद पढ़े, वेद में पुराण पढ़े। उसके बाद हम लोग ने ये देखा कि पहली बार एम्पायर बना, मगध एम्पायर, फिर धीरे धीरे आपके मौर्य आए, फिर आपके गुप्ता आए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हर्षवर्धन साहब आए, फिर राजपूत आए। राजपूत याद रख लीजिएगा, राजपूतों में कमजोरी की वजह से मेडिवियल की शुरुआत हुई। मतलब क्या कहने का? देखो, होता क्या था, एंशिएंट के समय जब हम लोग का राजपूत एज चल रहा था, हर्षवर्धन के जाने के बाद जब राजपूत युग 600 एडी में शुरू हुआ, 600 से 1200 के बीच में, तो हमारे राजपूत जो थे वो हिंदुस्तान में एक बड़े हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं कर पा रहे थे, या कोई बड़ा एम्पायर या साम्राज्य नहीं बना पा रहे थे। इन लोगों में, पाल में, प्रतिहार में और राजपूतों में आपस में ट्रायंगुलर वॉर चल रहा था और आपस में इनमें कमी थी। कमी का क्या मतलब? जैसे सबसे पहले ये समझिए, हम मान लीजिए एक मगध या मौर्य एम्पायर की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में, आपके पूरे इंडिया में एक राजा का राज था। जैसे ऐसे समझिए, अगर एक राजा राज करेगा तो इससे क्या होगा बताइए? एक नियम होगा, एक कानून होगा, एक सिक्के होंगे, एक मोहरें होंगी। तो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, व्यापारियों के लिए आसान हो जाता था। मगर राजपूतों के समय क्या हुआ? जैसे मान लीजिए गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ? इंडिया में एक एम्पायर था, एक एम्पायर होने से क्या हुआ? पूरे इंडिया में एक नियम चल रहे थे। मगर राजपूतों के समय क्या हुआ? अब नियम क्या हुए? यहाँ अलग राजा चला रहा है अपनी, यहाँ अलग चला रहा है, यहाँ अलग चला रहा है, यहाँ अलग चला। अब यहाँ अलग नियम, यहाँ अलग कानून, यहाँ अलग व्यवस्था, यहाँ अलग सोच। तो इससे बिजनेसमैनों को बहुत नुकसान हो रहा था। कैसे? अब मान लीजिए एक व्यापारी यहाँ से चलता है और यहाँ आता है, तो यहाँ पता चला यहाँ पे अलग राजा अपने नियम चला रहा है, यहाँ अलग अपना राजा अपना टैक्स चला रहा है। तो आने में, जाने में ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, व्यापारियों को नुकसान हो रहा था क्योंकि अलग अलग नियम, अलग अलग राजा, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग कानून से इनको नुकसान क्या हुआ? इनको बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि इनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। अब अगर टैक्स ज़्यादा देंगे तो बताइए क्या होगा? तो ये होगा कि सामान महंगा होगा, सामान महंगा होगा तो कम बिकेगा, और कम बिकेगा तो लोग क्या होगा? कम कमा पाएंगे, और जब कम कमा पाएंगे तो ओवरऑल याद रख लीजिएगा, राजपूत एज में, एंशिएंट में 1000 से 1200 एडी में जब राजपूतों में इतनी ज़्यादा आपस में लड़ाई होने लगी तो फिर विदेशी, याद रख लीजिएगा, विदेशी भारत में एंट्री करने के लिए सोचे और आए। पहले क्या होता था, जैसे आपको मैंने क्लासेस में पढ़ाया, नहीं पता है तो पढ़ा दे। एंशिएंट में बहुत एम्पायर बने, मगध एम्पायर बना, मौर्य एम्पायर बना, गुप्ता एम्पायर बना, एक से एक महान राजा, एक से एक प्रतापी शासक। मगर अशोका को क्यों महान कहा गया? क्योंकि अशोका के समय कोई विद्रोह नहीं हुआ, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई बाहर से इंडिया आ जाए।
कोई बाहर से आक्रमण कर दे। ये बाहर से कोई आना तो छोड़ो, अशोका खुद विदेश चले गए, ईरान तक चले गए और सब आक्रमणकारियों को निपटा दिया, काट दिया, मार दिया, किसी की आने की हिम्मत ही नहीं थी। मगर वहीं अगर हम लोग बात करें, राजपूतों के समय विदेशी हमला इतना ज्यादा बढ़ गया तो ये लोग चाहते तो रोक सकते थे, बहुत प्रतापी थे, मगर इन लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। और आपस में लड़ना तो छोड़िए, आपको दुर्भाग्य बताएं सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि आप ऐसे समझिए कि ये आपका हिंदुस्तान, यहां से मान लीजिए कोई विदेशी आया, यहां पे हमला कर रहा है, तो ये दूसरा जो बगल में राजपूत राजा है, इस पे अगर एक राजपूत राजा 1 पे किसी विदेशी ने हमला किया तो राजपूत राजा 2 उसको बचाने के बजाय ये कहता था इन विदेशियों से कि तुमने सही हमला किया, तुम इसको हराओ ताकि मेरा एक दुश्मन कम हुए, और तुमको कोई मदद चाहिए होगी तो उल्टा मदद हम तुमको करेंगे। अब बताइए, अगर इस सोच के साथ आपस में लोग लड़ेंगे तो विदेशियों का तो भाई हिम्मत, हौसला, जिगरा बढ़ेगा ना इंडिया में आने का। और यही हुआ। और फिर याद रख लीजिएगा, मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम इन्वेजन भारत में पहली बार शुरू हुए, मगर इसकी सबसे बड़ी वजह थी राजपूत हमारे कमजोर पड़ रहे थे। चलिए, अब राजपूत कमजोर पड़े तो याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है कि मुस्लिम इन्वेजन भारत में शुरू हो गए, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये बात सही है। अब मुस्लिम इन्वेजन शुरू हो गए तो पूछा जाता है कि सबसे पहला जो व्यक्ति था वो कौन था, वो हम बता देंगे, वो था कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। मगर इसके नाम से पहले ये भी जान लीजिएगा कि वो एक अरेबियन था। वो क्या था? एक अरेबियन था। ठीक है, अरेबियन, मोहम्मद बिन कासिम। ये कहाँ आए? ये सिंध में आए। याद रख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंध, मैं एक बार यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ, सिंध में ये व्यक्ति आए, घुसे। मोहम्मद, अब ऐसा तो नहीं कि किसी ने इनको रोका नहीं, एक व्यक्ति थे, हमारे फेमस व्यक्ति थे दाहिर साहब ने। कब? 712 AD में। ध्यान से समझिएगा, रिवीजन कर लेते हैं। अरेबियन आया पहला, अरेबियन का नाम था कासिम। कासिम कहाँ आया? इंडिया में एंट्री कर रहा था। किसने रोका? दाहिर ने। कहाँ पे रोका? सिंध में। कब रोका? 712 AD में। इसको नाम क्या किया? जब दो राजा आपस में लड़ते हैं, जब दो राजा में आपस में क्लैश होता है तो एक बैटल होता है, तो इसको नाम दिया गया बैटल ऑफ रावण। बस बात खत्म, बैटल ऑफ रावण हुआ। कोई दिक्कत? उसके बाद इसमें क्या हुआ बताइए? इसमें यह हुआ कि फाइनली दाहिर साहब हार गए और कासिम साहब जीत गए। तो कासिम साहब अब आज़ाद हैं, भारत में आ गए हैं, अपना पैर पसार लिए। अब इनको कोई हरा नहीं पा रहा था और ये यहाँ पे स्टे करते हैं अभी के लिए। अब एक बात बताइए, जब कोई मुस्लिम इन्वेजन होगा पहली बार हिंदुस्तान में, कोई मुस्लिम राजा आएगा, तो भाई इनका कल्चर, इनके रीति रिवाज भी हमको थोड़े से समझने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे आप समझो, हम साउथ चले गए, हम साउथ में जाके कहीं पढ़ाई कर रहे हो, मेरा वहाँ पे कोई पार्टनर साउथ इंडियन है, तो कुछ वो मुझसे सीखेगा, कुछ मैं उससे सीखूंगा। मैं पंजाब चला जाऊंगा, कुछ मैं उनका सिस्टम अडॉप्ट करूंगा, कुछ वो मुझसे सीखेंगे। तो जब मुस्लिम्स इंडिया में आए तो याद रख लीजिएगा, पहली इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, वो पहला इम्पैक्ट पड़ा कि अब कैमल को का डोमेस्टिफिकेशन हो गया। डोमेस्टिफिकेशन का मतलब पहली बार कैमल मतलब ऊंट को पालना शुरू हुआ। अभी तक क्या होता था? घोड़े, हाथी, इन सब का इस्तेमाल होता था। अब पहली बार ऊंट आ गया। अच्छा, दूसरा, अभी तक हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं खाते थे, डेट्स या खजूर। और इस समय आप देख सकते हैं कि जब कासिम आया तो ऊँटों का इस्तेमाल भी हो गया और डेट्स भी आने लगी। यहाँ तक ठीक है? चलिए, यहाँ तक तो ठीक था, खाने पीने की बात थी, कुछ चीज़ें यहाँ पे खजूर उगाए जाने लगे, ऊँटों को पाला जाने लगा, जबकि अब तक हम इनकी वैल्यू, इनकी कीमत नहीं समझते थे। चलिए, ये तो जानवर तक तो ठीक है। अब आपको बताते हैं, एंशिएंट में जब हम लोग टैक्स सिस्टम पढ़ते हैं, जो राजा टैक्स लेते थे, तो टैक्स हमारे जो होते थे, एक होता था भाग और एक होता था बलि। और अशोका के समय आपने पढ़ा था सीता। मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइए। अब चूंकि मुस्लिम राजा आए तो भाग और बलि खत्म हो गए। अब जो टैक्स आए वो 4 तरीके के टैक्स आए। कौन कौन से? पहला सबसे बड़ा टैक्स था जजिया। ये 4 वर्ड अब आपको सीखना है। अब एक वर्ड आ गया जकात, फिर एक वर्ड आ गया खुन्स, फिर एक वर्ड आ गया खराज। ये आपको समझना है। कोई समस्या? जजिया, जकात, खुन्स, खराज,
ये 4 नए टैक्स आ गए। ये वर्ड अब आप पहली बार सुन रहे हैं, इनको समझना होगा। अब जजिया क्या होता है ऐसे समझ लेते हैं। जजिया मतलब एस, ये आर, ये टी। एस का मतलब है सोल्जर। सोल्जर क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम को कहना था कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, ये रिलीजियस, ठीक है। और यह तो सबसे इंटरेस्टिंग है, थीफ, अभी आपको सब सिखा दूंगा। और ये है फार्मर, अभी आप सब सीख जाएंगे। जजिया में था कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे रह रहा है हिंदुस्तान में, और मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि तुमको कंपलसरी है कि तुमको सोल्जर बनना है। मतलब एक आम नागरिक को मोहम्मद बिन कासिम की सेना में भर्ती होना है और सेना में हाथ बटाना है, मदद करनी, युद्ध करना, लड़ाई करनी है। अब अगर वो व्यक्ति अगर कहता है साहब हमारे पास थोड़ा रुपया पैसा है तो आप हमसे कुछ पैसा ले लो तो मैं सोल्जर नहीं बनूंगा। मतलब अगर मोहम्मद बिन कासिम के जहाँ पे भी उसका रूलर स्थापना हो रही है, जहाँ पे भी वो भारत में शुरुआत कर रहा है, वो जहाँ पे भी रह रहा है, वहाँ पे हर व्यक्ति को, हर आम आदमी को कंपलसरी है कि उसको सेना में भर्ती होना ही होना है। और अगर नहीं होना चाहता है या बचना चाहता है तो वो एक टैक्स देगा, जजिया। क्लियर? जकात, जकात क्या? रिलीजियस टैक्स। एक वर्ड याद कर लीजिएगा, जिम्मी। जिम्मी ये क्या होता है? जिम्मी याद रख लीजिएगा, एक नॉन मुस्लिम को कहा जाता है। नॉन मुस्लिम का मतलब जैसे अगर हम नॉन मुस्लिम हैं, ठीक, हम मुस्लिम नहीं है, तो हमको एक रिलीजियस टैक्स देना है, उसका नाम है क्या? जिम्मी। और सॉरी, जकात। जिम्मी वो व्यक्तियों को कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? खुन्स, खुन्स क्या होता है? सबसे बड़ी बात, खुन्स को समझिएगा। ये क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है कि राजा खुद कह रहा है कि आप कहीं भी जाओ, लूट मत करो, चोरी करो, डकैती करो, खुलेआम करो। और अगर मेरे भाई आपको क्या करना है, उस चोरी करने के बाद उसका केवल और केवल 1/5 या 20% अपने राजा साहब को दे दीजिए, आप आज़ाद हैं, जो चाहिए करिए। और खराज क्या है? फार्मर, मतलब आप जो भी उगाएं उसका कुछ प्रतिशत, कुछ हिस्सा राजा साहब को दे दें, उस टैक्स को बोलेंगे खराज। तो जजिया, जकात, खुन्स, खराज। अब टैक्स व्यवस्था, प्रणाली सब बदल गई। अब बली और भाग खत्म हो गया, क्योंकि अब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहां तक क्लियर है? ये सब मोहम्मद बिन कासिम के अंडर में हुआ। इसके बाद अब सेकंड, पहला अरेबियन था, याद रख लीजिएगा। सेकंड अगर आपसे पूछा जाए तो सेकंड जो इन्वेडर थे, ये तो भैया इंडिया की तो पोल पट्टी खोल डालते हैं। ये तो हमारे तुर्किश थे। तुर्किश में कौन थे? मोहम्मद गजनवी। गजनवी इन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने 1026, मगर मैं कहूंगा 27, ये एक इंसिडेंट है, भी आपको एक घटना है, भी आपको बताता हूं। इन्होंने 1000 से 1026 में, मतलब 26 साल में 17 बार हमला कर दिया भारत पे। क्या मतलब? इन्होंने तो पोल खोल दी भारत की, कि अब आप देख लीजिए कितने साल रुके, 26 साल। कौन थे? मोहम्मद गजनवी। कोई समस्या? और इन्होंने 26 साल में भारत में कितने बार हमला किया? 17 बार। और आखिरी जो हमला किया था, याद रख लीजिएगा, वो गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पे किया था। उस समय एक हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुजरात पे सोमनाथ टेम्पल पे हमला किया था, उस समय राजा कौन था? तो वंश पहले पूछेगा तो चालुक्य वंश था। राजा कौन था? तो भीमवन। याद रख लीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया? और इन्होंने हमला किया। आखिरी जो हमला था, 17वां जो हमला था, वो कहां था? सोमनाथ मंदिर पे। और आपको ये भी बता दें, 900 ऊंट वहां से लेकर आता है, यहां मंदिर का खजाना खाली करता है, 900 ऊंट को भरता है और ले जाता है। अब सोचो, कोई ऐसा तो था नहीं कि बिल्कुल सामान तैयार रखा था, आइए साहब जल्दी से भरिए और निकल लीजिए। सोचो, वहां से आया, राजाओं को हराया, मंदिर तक, सोमनाथ मंदिर तक पहुंचा, 900 ऊंट पे सामान भरा जा रहा है और ये साहब चले जा रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं पा रहा। बताइए क्या शासन, क्या प्रशासन, कौन राजा, कौन प्रतापी राजा। जहां एंशिएंट में आप देखेंगे एक से एक राजा, योद्धा, प्रतापी राजा थे, वहीं मेडिवल में देख लीजिए हिंदुस्तान की पोल खुल गई। तो मोहम्मद गजनवी के तो वारे न्यारे हो गए। इनके समय में आपको एक वर्ड, एक चीज याद दिला दी। यहाँ तक क्लियर है? तो इन्होंने आराम से भीमवन को हरा दिया। चालुक्य वंश था, याद रख लीजिएगा। 900 ऊंट थे, 17 बार हमला किया और 26 साल रहा, 1000 से 1026। अब ये क्या 27, ये सबसे पहले सीख लीजिए।
जब ये 900 ऊंट भर के वापस जा रहे थे तो इनको याद रख लीजिएगा, जाटों ने खूब परेशान किया। रास्ते में ये जा रहे थे, पीछे से जाटों से हमला कर दिया, इनको परेशान किया। तो इन्होंने अपने ये चाहते तो लड़ लेते, पर इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा अभी रुपया पैसा है, अभी डिस्टर्ब ना करो, मार रहे मार खा लो, परेशान कर रहे परेशान हो लो, और चुपचाप वापस गए अपने देश। और जब ऊंट पे अपना सब सामान अनलोड करवा लिया, जब सब सामान रख लिया सुरक्षित, तब ये साहब 1027 में वापस आते हैं, केवल बदला लेने। आपकी लूट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत हो गया यार। एक जैसे अशोका नहीं है, अशोका ने इतना लोगों को मारा, आप एंशियंट में मौर्यन एम्पायर में पढ़ेंगे, इतने लोगों को मारा कि उसका मन द्रवित हो गया। उसने बाद में कहा कलिंगा वॉर के बाद कि मेरा मन नहीं होता लड़ाई झगड़ा करने का। ठीक बिल्कुल वैसे ही 1027 में उन्होंने कहा आप चोरी नहीं करेंगे, अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। बस आए और जो जाटों ने इनकी बेइज्जती की थी उनसे लड़े, बदला लिया, उन पे हमला किया, उनको हराया और फिर अजीम शान शहंशाह बन के वापस चले गए। तो ये आपके सामने थे गजनवी साहब। ये तो भाई कासिम और गजनवी ठीक थे, चोरी ही करते थे। अब जो आ रहे हैं अपने गोरी साहब, याद रख लीजिएगा, गोरी साहब, इन्होंने तो भाई समझो हिंदुस्तान में एकदम तहस नहस मचा दी। इन्होंने क्या किया, आइए इनके बारे में भी कुछ जान लें। 1175 में मुल्तान के रास्ते ये इंडिया में आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1175 में, थोड़ा इसको साफ लिख दूं, 1175 मुल्तान के रास्ते आते हैं, वहां विजय हासिल होती है और ये इंडिया में एंट्री कर जाते हैं। पहला तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब इससे पहले जो गजनवी साहब थे, गजनवी साहब ने कहाँ हमला किया था, गुजरात में 900 ऊंट भर के ले गए, तो इनको भी लगा। तो इन्होंने 1178 में इन्होंने भी सेम वही कंसेप्ट फॉलो किया। मतलब गोरी जी ने गजनवी जी को कॉपी करने की कोशिश की। किसने? गोरी जी ने। किसको? गजनवी जी को। और ये चल दिए गुजरात। कहाँ चल दिए? गुजरात। 1178 में, 1178 में। अब बोले कि एक काम किया जाए यार, गुजरात में कुछ हम भी थोड़ा सा कोशिश करें, कुछ माल पानी हाथ लग जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे इनके पहले गोरी साहब ने, गजनवी साहब ने किया था। तो गोरी साहब, मगर इस समय स्थिति परिस्थिति थोड़ी सी बदल चुकी थी। उस समय राजा थे भीम 1 और अब राजा थे भीम 2। भीम 2 और भीम 2 से जब ये लड़े, कौन? अपने गोरी साहब, तो ये हार गए। और अब आप सोचेंगे बहुत प्रतापी थे भीम 2 जिन्होंने हरा दिया। नहीं, ये प्रतापी थे पर कम थे। और ये इसलिए हरा पाए, इनके पिताजी नहीं थे, इनकी माता जी थी नायिका देवी, जो जिनको झांसी की रानी से कम मत मानिएगा। भीम 2 की माता जी कौन थी? नायिका देवी। नायिका देवी जी ने गोरी को धूल चटा दी और हरा दिया और गुजरात से कुछ भी ले जाने नहीं दिया और ये सब हार गए। मगर ये युद्ध हारते थे, हिम्मत नहीं हारते थे। इसका देखिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। पहला तो ये 1178 में हारे। किससे हारे? भीम 2 से। भीम 2 का बस नाम आया, हराया किसने था? नायिका देवी ने। कोई दिक्कत? चलिए, मगर मैं फिर कह रहा हूं, ये हिम्मत नहीं हारते थे, तो युद्ध हारते थे। आइए आपको एक और किस्सा सुनाते हैं। 1191 में इनकी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ तराइन 1। किससे होती है? पृथ्वीराज चौहान 3 से वर्सेस किसकी लड़ाई होती है? गौरी की। और पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़े राजपूत, बहुत प्रतापी राजा थे। इन्होंने हरा दिया। किसको हरा दिया? गौरी को। मतलब गौरी लगातार दूसरी हार हारे, मगर इसका यह मतलब नहीं था कि एक बार हार गए तो चुपचाप बैठ जाए। जैसे आप लोग एक दो पेपर नहीं निकलता तो आप पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं या रोने गाने लगते हैं। गौरी साहब का दूसरी बार हारे, पृथ्वीराज चौहान 3 से हारे बैटल ऑफ तराइन 1 में, और गौरी साहब हार के चुपचाप बैठ गए। और पृथ्वीराज चौहान, देखो यही ओवर कॉन्फिडेंस, ये जीत गए। और ये जीत के इन्होंने क्या किया? तैयारी नहीं की। और अगले ही साल 1192 में बैटल ऑफ तराइन 2 हो गया। ये तराइन 1 था। यहां कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। कौन हारा? गौरी। आपकी पार्टी सेम थी। कौन? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। मगर इस हार के बाद गौरी ने सबक लिया और पृथ्वीराज चौहान ने घमंड लिया। घमंड इतना ज्यादा हो गया कि ये लड़की पटाने में लग गए। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। और ये अपनी रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़ा कर लड़ रहे थे और अपनी रिश्तेदारी में लड़की पटा रहे थे, जबकि गौरी ने हिम्मत नहीं हारी।
और इस बार 1192 में पार्टी से बैटल ऑफ तराइन 2, और इस बार गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। देखिए यही होता है, आप लोग तैयारी जब नहीं करते हैं तो यही होगा, लॉकडाउन में घर बैठ जाओगे, जितनी तैयारी की हो सब बेकार हो जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? एक और चीज देखते हैं। अब ये साहब इतनी तैयारी कर लिए गौरी साहब कि अब इनको हरा पाना मुश्किल था, और एक और लड़ाई हुई 1194 में, बैटल ऑफ तराइन के बाद 94 में बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर कोई दिक्कत, इन्होंने लड़ा, किससे लड़ा अभी आपको बताते हैं आप, और फिर याद रख लीजिएगा गौरी वर्सेस जयचंद, गौरी वर्सेस जयचंद और बैटल ऑफ चंदावर, और गौरी साहब फिर जीत गए, और याद रख लीजिएगा जयचंद साहब क्या हो गए, हार गए। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, गौरी लगातार जीतते जा रहे थे, उसकी एक वजह, उसकी सबसे बड़ी वजह याद रख लीजिएगा, जब आगे अभी एक छोटी सी बात बता दें आपको, उसकी सबसे बड़ी वजह कि गौरी साहब यहाँ रुकने का फैसला करेंगे, गौरी साहब यहाँ रुकने का फैसला करेंगे, कहाँ, हिंदुस्तान में। तो ये क्या करेंगे, इनके स्लेव थे, आगे का लेक्चर जरूर देखिएगा, इनके स्लेव थे, इनके मामलूक थे, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस अभी तक समझ लीजिए कि इनका एक स्लेव था गौरी का, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सब जंग जीतते जा रहे थे, उसके साथ एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका बहुत बड़ा हाथ था 1192 और 1194 की लड़ाई जीतने में, जो आपको अगले लेक्चर में पूरा क्लियर कर दूंगा। अब दो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें, जब इन्होंने 94 में चंदावर का युद्ध जीत लिया गौरी साहब ने, तो अब ये क्या किए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका स्लेव था कुतुब उद दीन, इनके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, और इनके एक और स्लेव थे बख्तियार खिलजी, किसके, गौरी के। तो गौरी अब आगे नहीं गए, इन्होंने इन दोनों को कहा कि अब तुम हिंदुस्तान में थोड़ा पैर पसारो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा रास्ते क्लियर करो, थोड़ा हमारे लिए साम्राज्य स्थापित करो और बड़ा करो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने काफ़ी मदद की। और सबसे बड़ी बात बता दें, अब ये दोनों बैठे दिल्ली में, अब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में रुक गए, और उसके जूनियर था, गौरी के जूनियर थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनके जूनियर थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को इन्होंने कहा तुम निकलो, कहाँ निकलो, दौरे पर, और ये दिल्ली से बिहार से बंगाल, याद रख लीजिएगा, दिल्ली, बिहार और बंगाल, ये चलते चलेगा भैया। इतना खतरनाक था बख्तियार खिलजी, आपको बताएं कि जहां जाता था तहस नहस मचा देता था। और आपको बताएं, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सब इसने बिल्कुल जला दिया, आग लगा दिया, लाइब्रेरी जला दी, वहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, भिक्षु लोग होते थे, उनको जिंदा जला दिया, सब तहस नहस कर डाला। और इसका डर देखिए कि जब ये बंगाल पहुंचा, कौन, बख्तियार खिलजी, बंगाल का राजा उस समय था लक्ष्मण सेन, जब उसको पता चला कि बख्तियार खिलजी आ रहा है, कहाँ आ रहा है, हमको मारने या हमसे लड़ने, तो लक्ष्मण सेन जो बंगाल का राजा था वो लड़ा ही नहीं। देख लीजिए, इतना डर इसने बना दिया था कि वो अपनी गद्दी छोड़ के चला गया। और फाइनली इसके बाद जब बख्तियार खिलजी ने इनका एम्पायर बढ़ाने की कोशिश की 1194 के बाद, उस दिन गौरी ने फैसला किया कि हिंदुस्तान में ही हम रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि यहाँ पे इनके लिए चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही थी, चीज़ें आसान हो रही थी। और जिस दिन गौरी ने फैसला किया कि हम रुकेंगे, उसी दिन यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, मेडिवल हिस्ट्री का मुगलों के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली सल्तनत क्या है, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हैं, किसकी क्या डेट है, और स्लेव डायनेस्टी की बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसको हम पूरा बहुत ब्रीफ में 35 से 40 मिनट के अंदर उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट करना है, हम लोग को सब्सक्राइब जरूर करिए, थोड़ा सा हम लोग को बूस्ट करिए, थोड़ा सा हम लोग को भी एक, ये जो चैप्टर है हम लोग ऐसे रटते हैं, इनको बहुत मेहनत के साथ पढ़ाते हैं आपके लिए। इसके MCQs भी आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपको इसके नोट्स भी मिल जाते हैं, PDF भी मिल जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग, ताकि हम लोग को भी मनोबल बढ़ता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।